बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ, जिससे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब किया। आर्मी चीफ ने नौजवानों को बताया कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद मुल्क में मायूसी और बेयकीनी पैदा करना है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरों की मुनासिब तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुल्क में इंतशार फैलेगा। इस खिताब के बाद खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के साथ सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया, जिसमें हमारे नौजवानों ने हर मौजू पर खुलकर सवाल किए। वहां मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौजवानों के सियासी सवालों का बहुत ही मुफस्सल और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ये यूथ कन्वेंशन एक अच्छे माहौल में हुआ, जिसका मकसद नौजवानों से बात करके उनके जहनों में उठने वाले सवालों पर उन्हें मुतमईन करना था। निगरान वज़ीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ की इस लिहाज से ये एक अच्छी कोशिश थी कि कोई तो है, जी हाँ कोई तो है जिसे हमारे नौजवानों की फिक्र है, कोई तो है जो सोच रहा है कि मुल्क के नौजवानों को मुस्बत पैगाम दिया जाए। वरना हमारे सियासतदानों के लिए तो ये यूथ एक सियासी नारे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद के नाम पर नौजवानों के जहन में जहर खौफनाक हद तक भर दिया है। हमारी नौजवान नस्ल इतनी नफरत ज़दा हो चुकी है कि वो अपने लीडर के खिलाफ मुहज़्ज़ब अल्फाज में भी तनकीद सुनने को तैयार ही नहीं। अभी चंद दिन पहले पेशावर का ही वाक़या है कि कतर में मुकीम एक नौजवान छुट्टियां गुजारने अपने घर वापस आया। घर की छत पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाने पर उस नौजवान की अपने वालिद के साथ तकरार हो गई। वालिद ने बेटे को समझाया कि वोट जिसे देना है दो, मगर अपने घर की छत पर किसी भी सियासी जमात का झंडा लहराना मुनासिब नहीं है। इमरान खान की मोहब्बत में सरशार उस नौजवान को अपने बाप की नसीहत इतनी बुरी लगी कि वो अपने वालिद के साथ बदतमीजी पर उतर आया। छोटे भाई के मुताबिक बाप और बेटे के दरमियान बहस इतनी बढ़ गई कि वालिद तैश में आ गए और अपनी पिस्तौल से अपने ही बेटे पर गोली चला दी। गोली लगने से कतर पलट नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। इमरान खान सियासत को इस मोड़ पर ले आए हैं जहां भाई भाई के सामने और बेटा बाप के सामने खड़ा हो चुका है। अलमिया तो यह है कि पीटीआई के झंडे की खातिर पेशावर के उस घर का वाहिद कफील अपने ही बाप के हाथों बेमौत मारा गया और इमरान खान के अपने दोनों बेटे, जी हाँ दोनों बेटे लंदन में इंतहाई महफूज और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। और यकीनन उनके आलीशान घर की छत पर तहरीक इंसाफ का कोई झंडा मौजूद नहीं होगा। नौजवान नस्ल की मुस्बत तरबियत करना सिर्फ वालिदैन का ही नहीं, सियासतदानों का भी काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मगर बदकिस्मती से हमारे सियासतदान नौजवानों को इख्तिदार के लिए सियासी भेंट चढ़ाते आ रहे हैं। हमने 9 मई को देखा कि कैसे चंद मुट्ठी भर गुमराह नौजवान अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े। उस बहती गंगा में सबने अपना हाथ धोया। बिलावल भुट्टो की मिसाल ले लीजिए। तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो आज तक इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो उन्हें भी अपने साथ मिलाने के लिए पापड़ बेल रहे हैं। जी हाँ, बिलावल भुट्टो इमरान खान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के कंधों पर सवार होकर इख्तिदार पे आना चाहते हैं। वो ये ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, ख्वाब देखने में कोई कबाहत नहीं है, मगर सियासत में सब कुछ इख्तिदार ही नहीं होता, सियासी मिरास और इक़्तिदार भी कोई चीज़ होती है। एनीवेज, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल कैसी है, कुछ बात करेंगे आज के पैनलिस्ट से। और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ बने में वेरी ऑनरेबल ज्ञानचंद साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। इलेक्शंस की गहमा गहमी है, लेकिन ऐसे में हमें सरप्राइज एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज, जैसे कि मैंने आपको अपने इब्तिदाइये में भी बताया, वो सरप्राइज वही है जो कि हमें आर्मी चीफ साहब ने दिया। और बल्कि मैं एक कदम आगे जाके आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले 2 दिनों के अंदर पहले डीजीआई ने और फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से यूथ को एंगेज किया, जिस तरह से सवाल जवाब का सेशन हुआ, जिस तरीके से एक जहन साजी करने की कोशिश की गई, या मैं ये कहूँ कि जहन साजी का जो बिगाड़ था उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। ज़रा पहले मैं अपने पैनलिस्ट से वो बात करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले राना साहब हम ये देखते थे कि जो सियासतदान है वो बाहर जाते थे और बाहर जा कर के आम लोगों के साथ बात करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासतदानों का काम ही यही है कि वो पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करें। लेकिन लेट इट बी द डीजीआई और लेट इट बी द आर्मी चीफ,
उन्होंने जिस तरीके से यूथ को एंगेज किया है और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से जिस तरीके से उनका बयान बिल्कुल सामने आया है, आपको लगता है ये एक अच्छा इकदाम है, इससे कुछ सुधार आ पाएगा और आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि बिल्कुल इस लेवल के ऊपर भी यूथ की इंगेजमेंट होनी चाहिए? बहैसियत एक सियासतदान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, आप क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है और उसके अंदर हर किस्म की इंफॉर्मेशन आती है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के मीडियम्स के अंदर तो बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो घूमती है। और जब एक पार्टी या उसमें से चंद लोग या कोई लीडर्स ये सोच रखते हों कि उन्होंने आपकी जो कह लें कि आर्म्ड फोर्सेस है उसके खिलाफ एक मिलाइनिंग कैंपेन चला के सियासी मफादात लेने हैं, तो ये बड़ा एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जिस तरह देखें, मैं समझता हूं कि आलमी साजिश का एक कहानी बनाई गई। देखें, अगर तो वाकई आलमी साजिश है तो ये तो बड़ा एक ऐसा मैटर है कि जिसका दिफा ना सिर्फ फौज ने करना है, एजेंसीज ने करना है, बल्कि हर पाकिस्तानी ने करना है। लेकिन जब आप झूठ की बुनियाद के ऊपर एक ऐसी कहानी बनाएं कि जी अमेरिकन कंस्पिरेसी है, अमेरिका ने फंडिंग की, और उसमें कोई हकायक ना हो, तो फिर आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप नफरत की सियासत कर रहे हैं और आप उस बेसिस के ऊपर मीर जाफर, मीर सादिक के नारे बुलंद करें और आप लोगों को इस हद तक जो है वो इंतशार फैला दें कि आपका ये प्लानिंग हो कि मैं फौज में कोई तकसीम डाल दूं या उसके अंदर जो है वो लोगों को कायल कर लें कि वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो जाए। तो ये उस किस्म की सोशल मीडिया के मीडियम को इस्तेमाल करना है कि जो मुल्क के सलामती के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए खतरनाक है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो लोग इस तरह के प्रोपोगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, देखिए मैं भी फौज की सियासी कह लें कि इंटरफेरेंस का जो है मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को अपने दायरा कार में रहते हुए काम करना चाहिए, उस पर तनकीद का भी हक सबका है। लेकिन अगर आप अदारों को मिलाइन करें झूठ की बुनियाद पे, अगर आप अदारों को लोगों के अंदर इश्तियाल डालें, नफरत के बीज बोए इस हद तक, और आप ये हालिया मसाले ना 9 मई, ये किस तरीके से अगर किसी को अरेस्ट वारंट, बंदा अरेस्ट करने जा रहा है, अरेस्ट वारंट है, तो आप कहें जी हमने गिरफ्तारी नहीं देनी, हम तो अपने वर्कर्स को आप आगे कर लें, आप पेट्रोल बम मारें, आप लोगों को ये ट्रेन करें कि हमने जो है वो किसी लीगल अहकामात को भी नहीं मानना। तो ये सब कुछ उस प्रोपोगेंडा का हिस्सा है और मैं समझता हूं कि ये किसी जमात को हक नहीं होना चाहिए झूठ की बुनियाद पे सियासत करने का। किसी जमात को हक नहीं होना चाहिए कि वो झूठ की बुनियाद के ऊपर नफरत की सियासत करे, लोगों को तकसीम करे, इस मुल्क के जो सियासी कल्चर। बिल्कुल ठीक कहा एहसान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन पता क्या, अभी खैर ऐसे टाइम के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूँ और ऐसे टाइम पर ये 2500 स्टूडेंट्स के साथ आर्मी चीफ साहब ने इंटरेक्शन भी किया है। वो एक ऐसा टाइम है कि हर कोई इलेक्शन मोड में है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस जो पार्टियां निकाल सकती हैं वो निकाल ही रही हैं। चले जुलूस ना कहें, रैली कह लें, चले नॉट जुलूस, चले आई करेक्ट माई सेल्फ, रैलीज निकाल रही हैं। ज्ञानचंद साहब, सियासतदानों पर भी तो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अगर नारे लगाने हैं, जैसे आजकल ये सीजन नारों का है, नारे भी लगाने हैं तो कोई कंस्ट्रक्टिव नारे लेकर के आए, वरना फिर सुधार के लिए, जैसे हम पहली बार देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब को आगे आना पड़ा, बिगाड़ सियासतदान करते रहेंगे और सुधार फिर आर्मी चीफ को करना पड़ेगा। फिर कुछ अरसे के बाद आप लोग ही शुरू हो जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, आर्मी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। देखिए, सबको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जहां तक आर्मी चीफ के कुछ वर्कशॉप्स में या सेमिनार्स में बात करने का ताल्लुक है, तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी की जो प्रोपेगेंडा हो रही है, कुछ इदारों के खिलाफ जो गैर जरूरी प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको दुरुस्त करने के लिए हर एक को बोलना चाहिए। आर्मी चीफ पे तो ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो सिक्योरिटी चीफ है हमारी कंट्री के, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां तक डोमेन का ताल्लुक है, तो हर एक का डोमेन मुकर्रर है, उस डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई आप मुल्की मफादात के खिलाफ बात ना करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं करते, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये बात करें। लेकिन किसी पॉलिटिकल साइड की तरफ अगर वो दिखाएं, अपना झुकाव दिखाएं, तो फिर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। हमने तो हमेशा कहा है कि भाई ये जो अमरीतें आ जाती हैं, जो
कुछ जनरल्स मार्शल लॉ लगाकर हुक्मरानी कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो उन चीजों की हम मुखालफत करते हैं। कभी भी किसी भी टाइम पे इस बात की मुखालफत नहीं हुई है कि आर्मी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले ना करे। जहां तक अभी जो एंगेजमेंट्स हुई हैं, जो बात हुई है आर्मी चीफ के हवाले से, वो तो एक कंस्ट्रक्टिव बात हुई है। वो यूथ को कह रहे हैं कि आप इस 5th जनरेशन वार में आप मुल्की मफादात को कहीं क्रॉस ना करें। जिस किस्म की प्रोपेगेंडा हो रही है, क्या वो मुल्की मफादात में है या नहीं है। अपनी सियासत अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग किसी को ये इजाजत नहीं है कि हम लोग मुल्की मफादात के खिलाफ खेले या किसी के हाथों में खेले मुल्क के खिलाफ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम समझते हैं कि हम सब लोगों को इस बात को करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी करना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स को, आर्म फोर्सेस को, सबको इस मामले में बात करनी चाहिए। हम एक अच्छी नेशन बने, वो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हम सब लोग को अपना रोल प्ले करने की और बिल्कुल दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड के ज़हन साजी जो है उसको सिर्फ दलील से ही बनाया जा सकता है और इंतशार से बिगाड़ा जा सकता है। महमूद मौलवी साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं बल्कि यहाँ पे एक वाकया भी साथ में लाना चाहूँगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि आपने पेशावर का वाकया सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको वेरी क्विकली बता देती हूँ। और ये वाकया इसलिए भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि महज एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाना, महज के कोई जो वालिद साहब हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त या अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि मामला यहाँ तक बढ़ गया पेशावर के एक ही घर के अंदर कि वालिद ने अपने बेटे को गोली मार दी। तो सर, ऐसे मौके के ऊपर ये जिस तरह से आर्मी चीफ की तरफ से इनिशिएटिव आया, और उससे कहीं पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने इस चीज़ को शुरू किया। जब उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया तो हमने देखा कि उनको तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मुखालफीन ने उनका मजाक बनाया कि देखें जी कैसे कल के बच्चे इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कैसे उनका मजाक बनाया जा रहा है, कैसे इन्होंने सही जवाब नहीं दिया। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक अच्छा इकदाम है। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कि इंटरैक्ट करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इकदाम है, और आर्मी चीफ और ये जो अपने जो है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये बड़ा अच्छा इकदाम है, होना ऐसे ही चाहिए। देखिए, आर्मी में आपको बताओ, जब हम फौज की बात करते हैं, फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और इसको अगर डैमेज करेंगे तो मुल्क को डैमेज करेंगे। जो मैं नाम लेके आता हूँ, जो पीटीआई कर रही थी, वो माइंडसेट को जो है ना, माइंडसेट खराब कर रही थी नौजवानों का, ये करके पॉइजन कर रही थी फौज के खिलाफ। और ये माइंडसेट अगर ये करते रहते हैं तो ये जो है मुल्क को कमजोर कर रहे थे। आज जो ये आगे लोग जो है, और ये देखें, ये माइंडसेट इन्होंने पहले इनके माइंडसेट खराब कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कोशिश किया कि लोग निकलेंगे और हंगामा आराई होगी। ये तो मैं कहूंगा कि फौज की खूबी है कि ना गोली चली, न कोई आदमी मरा, न जख्मी हुआ। अगर कोई मर जाता तो लाशों पे सियासत होती और इट वुड हैव गॉन फॉर अ सिविल वॉर। तो ये जो आज आर्मी चीफ कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं, समझे ना। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चीज है और खुशाइन बात है जी। बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त किस्म की बात की। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन मुझे एक अलमिया डिस्कस करते हुए, आपको बताते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि जहां पर हम एक कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा मशीन्स और प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और इसी जहन साजी के लिए जब स्टूडेंट्स के साथ आर्मी चीफ साहब ने भी इंटरैक्ट किया कि उनको दलील से समझाया जा सके, फिर उनके सवालात भी लिए, उनको भी एंटरटेन किया, और एट द सेम टाइम जब इतने सेंसिटिव इशू पर बात हो रही है कि किस तरह से फेक न्यूज़ को चेक करना होगा, डबल चेक करना होगा, सोशल मीडिया का जो टूल है उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना होगा, और हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर आ रही है उस पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना है। सेम टाइम इसी कन्वेंशन को लेकर के कुछ प्रोपेगेंडा मशीन्स ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया वो ये था कि भाई आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी में इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में नारे लग गए। अब ये सरासर गलत खबर है, और ये यहाँ पर कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सहाफ़ी, जो रिपोर्टर्स उस कन्वेंशन में मौजूद थे इस पूरे कन्वेंशन को रिपोर्ट करने के लिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये है अलमिया कि जिस तरह अच्छी चीज़ के ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल गेट बैक टू द हार्डकोर पॉलिटिक्स आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, राना एहसान साहब मौजूद हैं, गयान चंद साहब मौजूद हैं, महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, मैं इस सेगमेंट का आगाज़ अगेन आपसे ही करना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त किस्म के तनकीद के निश्तर आप लोगों पर बरसा रही है।
आज तो खैर मैंने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जब NA 119 में अपने ऑफिस का इफ्तिताह करने के लिए भी गई थी और वहाँ पर उन्होंने छोटी सी एक गुफ्तगू भी की। जलसा ही होता है, जाहिर सी बात है, जब इस हवाले से इस लेवल का अगर कोई लीडर आपसे मुखातिब हो तो नाम लिए बगैर उन्होंने जवाब देने की कोशिश तो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन लगता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं है। जो बिलावल है वो शेर की क्रेडिबिलिटी और शेर की जो स्ट्रेंथ है ना उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शेर अब वो शेर नहीं रहा, ये शेर अब शेर रहा ही नहीं है। तो क्या रह गए आप लोग? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने पीपल्स पार्टी या बिलावल के साथ कि वो आपके इतने अगेंस्ट हो गए हैं? देखें, बिलावल की तनकीद को समझने के लिए मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि वो चाह क्या रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक जो नहीं एग्जिस्ट करता पंजाब में, वो इस तरीके से बढ़े कि एंटी PMLN वोट उनको पड़ जाए, जो कि या PTI का वोट है, वो उसको अपनी तरफ रागब करने की या अपनी तरफ मदू करने की कोशिश कर रहे हैं इस तनकीदी बयानबाजी से। ये उनका टारगेट है, लेकिन इससे ये अचीव नहीं होने वाला। देखें, पीपल्स पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं मौजूद नहीं है। यही बिलावल तारीफें कर रहा था शहबाज शरीफ की, यही बिलावल जो है वो सेंसस को नोटिफाई करवा रहा था इसकी जमात, और इसी की जमात ने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन करा दे। तो यही बिलावल के वालिद ने कहा था कि इसको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि यंग हैं, जज्बाती हैं, वो समझते हैं कि अगर मैं PMLN पे तनकीद करूंगा, इनकी देखें, वो कहते हैं कि जी ये चौथी दफा वजीर आजम की रेस में, तो क्या वो खुद चौथी दफा उनकी जमात वजारत उज़्मा के रेस में नहीं है? उनकी किसी बात की कोई लॉजिक नहीं बनती। वो अगर अपने ऊपर अप्लाई करें तो उनको वो जो तनकीद कर रहे हैं वो गालबन अपने ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, हम तो PMLN समझती है कि हम तो इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि पंजाब के अंदर ये वैसे ही इतना इनका कोई वजन नहीं है। तो इनकी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये तनकीद करें और हम इनके ऊपर फिर जो है वो बैकफायरिंग करें, या फिर हम इनके ऊपर तनकीद करें और हम भी इनको डिस्कस करें। लेकिन हम ये नहीं करना चाह रहे। हमारा फोकस जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है। नहीं, आपसे हमारा हो कंपटीशन चाहने की बात नहीं है, आपसे हो भी नहीं रहा है। मरियम ने आज एक जुमला बोला, खैर वैसे तो बहुत सी बातें बोली, लेकिन एक जुमला मैं आपके सामने बोल देती हूँ कि ये जो 15 साल हुकूमत में रहे हैं ये अपने 15 मंसूबे नहीं गिनवा सके। तो मतलब कुछ बात जमी नहीं, मतलब मजा नहीं आया। मैं वहां पर मौजूद थी क्योंकि ज़ाहिर है हल्के को कवर कर रही थी। मरियम से भी बात बन नहीं रही है, तनकीद का जवाब नहीं बन रहा है। सोच लीजिए, मैं जवाब आपसे आके लेती हूँ। आपको बताता हूँ। हाँ। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। ये अब कहते हैं कि जी 300 यूनिट से हम सोलर पैनल से जो है वो फ्री बिजली देंगे। इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ लें कि कितने सोलर पैनल आपको चाहिए होंगे कि 300 यूनिट बिजली नहीं तो मैं फ्री से आपसे क्यों ना पूछूं, मैं इनसे क्यों पूछूं? आप तो कहते हैं कि पंजाब आपका गढ़ है, हमजा शहबाज भी यही कहते हैं, बल्कि ये आइडिया हमजा शहबाज का ही था जब वो चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए CM बने थे, याद है ना आपको? तभी आइडिया वो यही लेकर के आए थे। तो मैं पहले तो आपसे पूछूंगी ना, बाद में इनसे पूछूंगी। आप कैसे देंगे 300 यूनिट फ्री? देखिए, सबसे पहले मैं तो समझता हूं कि ये बड़ा नामुमकिन काम है कि आप ऑलरेडी जो कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, तो फिर आप ऐसा करें, ओके रन साहब, आप ऐसा करें, आप ये हमजा शहबाज को समझा दें, मैं बिलावल को बता देती हूँ जी। नहीं, मुझे मुकम्मल करने, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वो कहते हैं हम 300 यूनिट से फ्री बिजली देंगे, उसके लिए कितने सोलर पैनल चाहिए और उसको वो उन सोलर पैनल को इंपोर्ट करने के लिए कितने डॉलर चाहिए। इस चीज का वो जवाब बता दें तो मैं मान लूंगा कि 300 यूनिट से फ्री बिजली दी जा सकती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम कर्जा लेके रिलीफ देंगे तो वो रिलीफ जो है वो सूद समेत अवाम को वापस करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, मैं आपको ना सिर्फ विजन बता देती हूँ, ये सवाल नहीं है, सिर्फ विजन बता देती हूँ, क्योंकि सवाल मैंने अब पीपल्स पार्टी से करना है। विजन ये है कि भारत के इलेक्शंस अगले साल नवंबर में होने हैं, ठीक है? और जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो अभी नवंबर में जो उनके इलेक्शंस होने हैं, सॉरी इस टाइम पे 2024 के इंडिया के नवंबर में जो इलेक्शंस होने हैं, उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया, उन्होंने कहा है कि वो 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगवाएंगे। ये सिर्फ उन्होंने बात नहीं की है, ये वो लगवा भी देंगे। ये सिर्फ मैं आपको विजन बता रही हूँ, आप इसके ऊपर अपना होमवर्क कर लें। आप इस पे होमवर्क कर लें, या अब आप नरेंद्र मोदी साहब को भी समझाने जाएंगे कि नहीं आप ये नहीं कर पाएंगे? वो कर लेंगे सर। दिनेश, आपको पता है इंडिया का कितना रिजर्व है फॉरेन, उनके पास कितने रिजर्व्स पड़े और हमारे पास कितने रिजर्व्स पड़े हैं, और हमने उनमें से कितने डॉलर वापस करने हैं? तो वो इसके लिए डॉलर दरकार है। वो डॉलर कहां से आ जाएंगे? तो फिर ये इस सवाल का जवाब आ जाएगा तो सोलर पैनल भी आ जाएंगे। डॉलर्स आ भी जाएंगे ना सर, तो वो आवाम तक नहीं पहुंचते हैं, वो पता नहीं बीच में ही कहीं चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं। ज्ञानचंद साहब, आप तो यहाँ से शुरू करें ना।
ये जो तनकीद हो रही है नून लीग पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, ओहो सॉरी नॉट पीपल्स पार्टी, ये जो नून लीग पर तनकीद हो रही है बिलावल साहब की तरफ से, हाँ ये ठीक है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो जो तनहा नवाज शरीफ और पीएमएलएन के पीछे पड़ गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? लास्ट टाइम जब आसिफ अली जरदारी साहब बोले थे तो वो ये कह रहे थे कि बिलावल अंडर ट्रेनिंग है। अभी तो आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में हैं, 127 का मार्का अपने अंडर हिज आईज ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर। तो क्या वाकई बिलावल साहब अभी अंडर ट्रेनिंग है और ये जो वो कर रहे हैं ये भी उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब कुछ बात नहीं कर रहे हैं? देखें, जो फादर जो भी होता है वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उनको बच्चा ही कहता है। वो हमेशा उनको हिदायत करता रहता है। हम जब किसी का फादर चले जाते हैं इस दुनिया से तो कहते हैं वो जो हमें हिदायत का एक दरवाजा था वो बंद हो गया। तो वो बिलावल साहब को वो बच्चा अपनी बिलावल साहब जब वजीर आज़म बन जाएंगे उसके बाद भी वो उसको बच्चा ही कहेंगे। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि फादर अपने बेटे को कितनी भी उम्र हो जाए बच्चा ही कहेगा। नहीं, पर अनट्रेंड तो कोई नहीं कहता ना। अनट्रेंड कौन कहता है? आपके वालिद साहब ने कभी कहा है कि ज्ञानचंद अभी आप अनट्रेंड हैं? यही कहेंगे ना, बच्चा है, पुत्र है मेरा, बेटा है मेरा, बेटी है मेरी। मेरे वालिद साहब हमेशा वो मुझे समझाया करते थे कि बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखो। वो हमेशा हिदायत करते रहते थे और वो समझते थे कि जो उनका तजुर्बा है उससे मैं सीखूं। तो मैं समझता हूं कि जरदारी साहब भी वही बात कर रहे हैं। जहां तक नून लीग की तनकीद का ताल्लुक है तो नून लीग मुख्तलिफ अदवार में जिया से लेकर मुशर्रफ तक तो ये इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद भी ये इक़्तिदार में रहे हैं। तो बिलावल वही बात कर रहा है कि आपको कंटिन्यूस आप इक़्तिदार में रहे। पंजाब का आप गिनवाएं कि कितना टाइम इनको मिला है, फिर भी यहाँ से लाहौर के भी लोग कराची में ही इलाज करवाने आते हैं ना, या गंबट में की तरफ जाते हैं। तो उतना टाइम नहीं मिला है ज्ञानचंद साहब, उतना टाइम नहीं मिला है जितना सिंध में कॉन्टिन्यूस 15 साल जितना मिला है। नहीं सर ऐसे ना कर, नहीं भाई हैं आप मेरे भाई हैं। 15 साल कॉन्टिन्यूस नहीं मिले इनको पंजाब में। मैं उसमें कह रहा हूँ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो आया, किसने सोचा था कि वो एटम बम दे सकता है? किसने सोचा था कि जुल्फकार अली भुट्टो यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूशन दे सकेगा? किसने सोचा था कि कोalition गवर्नमेंट में आसिफ अली जरदारी 18th अमेंडमेंट दे देगा? किसने? देखिए, पीपल्स पार्टी ने वो चीजें जो नून लीग सोचती है या अलग दूसरी पार्टियां सोचती है नहीं हो सकता है, वो करके दिखाती है। अगर आज बिलावल कह रहा है कि 300 यूनिट्स में फ्री दूंगा, तो वो कह रहा है कि ये फिजूल की जो मिनिस्ट्रियां आप रखे हुए हैं लोगों को खुश करने के लिए, मैं वो बंद कर दूंगा। लेकिन उससे जो सरमाया बचेगा, ये सारी मिनिस्ट्रीज अगर खत्म भी कर देना, सारी खत्म कर दे, सारी खत्म करने की बात करूंगी, अभी कम करने की बात नहीं कर रही, तब भी वो 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं दे सकेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अगर देनी ही थी, अगर ये आइडिया था तो इसको आपने सिंध में इंप्लीमेंट किया है अपनी कैबिनेट पे, चले वो भी नहीं कर सके, कोई बात नहीं। आपने सिंध में अपने लोगों को खुश करना था, कोई मसला नहीं, कर दें आप 15 सालों में खुश उनको। वफाक में जब आपको 16 महीने की एक इत्तेहादी हुकूमत मिली, आपने तो शहबाज शरीफ साहब से डंके की चोट पर ऐसी मिनिस्ट्रीज मांगी कि मुझे ये भी चाहिए, मौमन खुसूसी भी मांगे। आज आप आवाम को कह रहे हैं कि आप 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री देंगे, तब आप तारीफें करते नहीं। तब भूल गए थे बिलावल साहब कि जी ये जो 16 महीने की हुकूमत जिन लोगों के साथ बना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ज़ियाउल हक साहब के टाइम पर हैं और जो मुशर्रफ साहब के टाइम पर हैं और पता नहीं कौन कौन से टाइम पर हैं। तब भूल गए थे आप? तब ये खून चूसने वाले शेर नहीं थे। हम बिल्कुल नहीं भूले थे, लेकिन एक वो फितना आ गया था जो मुल्क को ही तबाह करने लगा था, तो हम सब लोगों को मिलकर बैठना पड़ा था। चार्टर फॉर डेमोक्रेसी हमने इन लोगों से ही की थी कि भाई जिस तरह से आप लड़ रहे हो, बिलावल यही कर रहा है ना, ये आप एक दूसरे के से इंतकाम लेंगे, एक दूसरे से दुश्मनियां निभाएंगे। हम हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, हम हैं जो इमरान खान जैसे फितने से को अलग करने के लिए इन लोगों को भी साथ बिठा देते हैं। तो अभी भी बिलावल साहब यही कर रहा है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो पीपल्स पार्टी के पास वो विजन है, पीपल्स पार्टी के साथ वो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का वो विजडम है कि ये मुल्क के सब लोगों को साथ लेकर मुल्क को आगे ले जा सकता है। जिस तरह से किसने सोचा था कि एटम बम बनाने की पाकिस्तान के पास कुव्वत होगी? ये जुल्फकार अली भुट्टो का कमाल था। किसी ने नहीं सोचा था, बिल्कुल कमाल जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। 21 तोपों की सलामी जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, बिल्कुल जी, जो काम करता है उसका नाम सदा रहता है। हो गई बात। लेकिन आगे
मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीटीआई के वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक को नहीं, वो तो पीटीआई के वो कैंडिडेट्स जो कि 9 मई के बाद पीटीआई हिमायत याफ्ता हैं लेकिन आजाद उम्मीदवार है, उनको डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप जब जीतेंगे ना तो इनको मैं पीपल्स पार्टी में शामिल कर लूंगा और फिर इनके साथ मैं हुकूमत बनाऊंगा और फिर हम शेर को ऑपोजिशन में भेजेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं सर, ये किस तरह की सियासत है कि जिस शख्स को आप फितना कह रहे हैं उस फितने की खातिर आप नून लीग के साथ बैठ गए, 16 महीने हुकूमत कर ली, उससे पीछे जाए पीडीएम बना दी, सब मिलजुल कर आपने पिछले 4 साल गुजारे, उसके बाद अब जब इलेक्शंस आए तो उसी फितने के सपोर्टेड 9 मई वाले कैंडिडेट्स को आप इस आस में है कि जीत करके वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सर बहुत घोटाला है ये कुछ समझ नहीं आ रही है। बिलावल गलत जा रहे हैं, शायद इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बोल रहे हैं। आप जरा चेक कर लें अपनी पार्टी के हाई मैनेजमेंट के साथ। नहीं, मैं समझता हूं कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये घोटाला कोई नहीं है। ये सिर्फ ये है कि कोई तौबा का भी रास्ता तो होता है ना, कोई फितना छोड़कर अगर सीधे रास्ते पे आता है। सर आपको अपना नहीं पता तो आप सीधे रास्ते, और सीधे रास्ते पे कब सर? अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आके मैं दूंगी। मुस्कुराए नहीं, आपको मैं ऐसा लतीफा सुनाऊंगी, पैगाम आया है बिलावल साहब के लिए अडियाला से, सुनाती हूँ। पहले आप अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करें ना, मैं जरा सुनूं आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, मुकम्मल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क के जो लोग हैं उन लोगों को जो मिसगाइड किया गया है, ये प्रोपेगेंडा के जरिए जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, उन लोगों को हम अपनी सिफू में लेके आएंगे और उनकी ब्रेन वॉशिंग जो हुई है उसको दोबारा इस नेशनल बिल्डिंग में हम शामिल करेंगे। ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान को हम उसको नजरिया रखें, तो फिर खान साहब को भी कर लें, खान साहब को शामिल कर लें, जो खान साहब को शामिल कर लें। सर जी अब आवाज नहीं आ रही, खान साहब को शामिल कर लें, उनकी भी ब्रेन वॉशिंग कर दें। उनको क्यों छोड़ना है आपने? मेरा ख्याल है उनकी ब्रेन वॉशिंग अडियाला जेल में हो रही है, वो इतना नहीं है कि वो इन सब चीज चैलेंजेस को फेस करके। अडियाला में बैठे इमरान खान साहब की क्या ब्रेन वॉशिंग हो रही है ये मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। राना एहसान अफजल खान साहब, आपकी पार्टी के भी अंदर जो हालात है ना वो आइडियल नहीं है, मतलब पेज आप लोगों का शायद सेम हो और आइडियल हो पाकिस्तान का मुस्लिम लीग नून का जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन विद इन द पार्टी हालात अच्छे नहीं हैं। आपने तो चले आपको टिकट नहीं मिला, आपने कुछ इतना ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, आपने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पीएमएलएन के अंदर, आप मेरे से बेहतर नाम जानते होंगे, जिनको टिकट नहीं मिला, तनाज़ात का शिकार है और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। आई एम नॉट डन येट, हैंग ऑन फॉर अ बिट। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो ये फरमा रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देंगे। द लास्ट टाइम आई चेक एंड आई रिमेंबर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ पीएमएलएन। उनको ना कभी कोई शोकॉज नोटिस दिया जाता है, ना उनसे कुछ पूछताछ की जाती है। ही इज वेरी मच देयर एंड इंटैक्ट। तो आपके पार्टी के जो अंदरूनी मामलात है ना वो भी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, हवाओं का रुख चाहे आपकी तरफ हो, मगर पार्टी वाकई लग रहा है कि वो पार्टी नहीं रही जो पहले थी। देखिए बात ये कि डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएमएलएन से वाबस्तगी रखते हैं और आज़ाद हैसियत में वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ खड़े हुए हैं। उसके लिए अभी हमने कुछ 3 दिन हो गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है और वो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग, हर डिवीजन की अलग-अलग है। तो वो उन जो आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं पार्टी के खिलाफ, वो उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनसे इंगेज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है उनको टास्क मिला है कि विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 डेज उन्होंने इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पीएमएलएन के साथ वाबस्तगी रखता था लेकिन वो नहीं बैठता, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। लेकिन ये इशू हर सीट पे नहीं है, ये रेयरली किसी सीट के ऊपर है। यानी कि अगर टोटल आप कह लें कि हमने 208 टिकटें दी है नेशनल असेंबली में, तो शायद ये 7-8 या 5-6 सीटों पे बहुत सवेर हो, बाकी इतना सवेर ये ना हो, तो ये इनको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो ऑलरेडी पार्टी इसको इन इश्यूज को जो है वो टेक ऑन करने के लिए लोगों को जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अगले 3-4 दिनों में काफी हद तक ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। नहीं, लेकिन राना साहब बात इतनी सिंपल भी नहीं है ना, जिस तरह से आपने तो बड़ी सिंपली समझा दी। शायद आपका एटीट्यूड बहुत कूल है, विच इज गुड, अच्छी बात है, ऐसे भी यूथ होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जैसे अब आपको टिकट नहीं दिया, ठीक है,
उसका खैर मुझे तो पर्सनली बड़ा अफसोस है, आपको चाहे हो या ना हो, मैं तो बार बार कहूंगी जब तक मुझे आप भी आएंगे, अफसोस है, जब मुझे भी लग नहीं रहा अफसोस है। सर, आपको देखकर लग नहीं रहा, पता नहीं आपको कौन सा वाला अफसोस है, लेकिन कि आप रोना शुरू हो आपके जाओ। आपके मुकाबले में सर रो ले, हो सकता है रोने से आपका काम बन जाए। राजा रियाज को भी टिकट नहीं मिला, राजा रियाज के बेटे को टिकट मिला है, मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चले मैं आपकी बात नहीं करती, आप शायद कर भी लेंगे सपोर्ट, लेकिन आपके नीचे जो वर्कर है ना, नून लीग का जेन्युइन वर्कर, और इस टाइम पे ये मैं नून लीग के जेन्युइन वर्कर की आवाज आप तक पहुंचा रही हूं, वो सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल। वैसे जैसे लाहौर के एक हल्के की मैं आपको बात करती हूँ, NA 128 है ना राणा साहब, वो हल्का, मतलब राणा एहसान साहब की बात नहीं करी, राणा काशी साहब की बात करी, 128 है ना वो हल्का, हाँ जी। NA 128 में जहां पे ओन चौधरी साहब के लिए आपने अपनी सीट छोड़ी कि PMLN अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, आप ही के लोग हार्डकोर वर्कर्स, हार्डकोर लीडर्स जाकर के अब आपको कह रहे हैं ओन चौधरी नू नहीं जिताना, एनू ना वोट देना, उन्नू दबो वोट जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ दिल करता है। तो फिर आपने सीट एडजस्टमेंट ही क्यों की जब आप लोगों का दिल ही नहीं मान रहा था? व्हाई दिस आई वॉश फॉर पीपल लाइक अस एंड पीपल लाइक हु आर वाचिंग दिस शो? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि आप ठीक, आपकी बात से मैं इस हद तक एग्री करूंगा कि जो वर्कर होता है ना, वो आजाद होता है, वो फिर वो माइंड भी कर जाता है, उसको फिर मनाना भी पड़ता है, और अगर आप उसको ना मनाए तो फिर उसका नुकसान भी होता है। तो मैं इस हद तक तो आपसे बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, लेकिन देखें बात ये है कि पार्टी ने कहीं कमिटमेंट की, कहीं पार्टी ने किसी जमात के साथ अलायंस किया, तो उससे हमारे लॉयलिस्ट इम्पैक्ट हुए उन सीट्स के ऊपर, और उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। मैं आपसे एग्री करूंगा कि जब हमने जुलाई में गालबन जब 20 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हुए थे तो उसका नतायज अच्छे नहीं आए थे, लेकिन ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी इसी मकसद से बनी है कि वो एक एक हलके के अंदर जाए और उन मामलात को जो है वो हल करे। और बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं आपसे कि मैं समझता हूं मेरा राइट बनता था, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया, बात ये पब्लिक सर्विस जब आपने करनी है तो फिर आप पब्लिक सर्विस जमातें चेंज करके नहीं करते, आप जमात के अंदर अपनी जंग लड़के करते हैं। तो मेरा लेकिन ये जो भी आप कमेटी शमेटी का जिक्र कर रहे हैं ना राणा साहब, मैं देखें मेरी आदत है सच बोलने की, आजकल वैसे ही लोग मेरे से बहुत नाराज हैं, मेरे से वैसे ही नाराज रहते हैं, पिछले दौर में PTI वाले बहुत नाराज थे, अब इस दौर में पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज हैं, आप लोग भी नाराज ही हैं, नून लीग वाले भी नाराज हैं, नाराज ही रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं हक सच की बात करूंगी। ये जो आपने कमेटी शमेटी कही है ना कि वो जाके लोगों को मना लेगी, नहीं मना पाएगी, ये मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको। मोहम्मद जुबैर साहब नाराज हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताती हूँ, मेरी बल्कि उनसे बात भी हुई, और वो आपकी टिकट ना मिलने पर, मैं ऑन एयर आपको बता रही हूँ, अभी अभी शो खत्म होके ना आपने फोन कर लेना जुबैर साहब को, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं ये राणा एहसान के साथ जो हुआ ये क्या ठीक हुआ बीरश? वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ आपकी पार्टी क्या कर रही है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब से अगर आप बात करें, अव्वल तो वो बहुत कम फोन उठाते, कभी अगर उठा भी ले बात या कभी हो भी जाए बात तो वो हमेशा शिकवे शिकायतें करते हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब तो इतनी दफा लंदन गए हैं मियां साहब से मिलने के लिए, मियां साहब उनको नहीं मना सके हैं, तो उनको एक कमेटी शमेटी क्या मनाएगी, क्या मनाएगी कमेटी? सर ये पार्टी आपके हाथ से निकल रही है, तो आपको इसको एड्रेस करने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा सर। चले, आप ठीक कह रही है, मैं आपके जो इश्यूज जो आपने रेस किए हैं मेरे ख्याल से लीडरशिप भी सुनेगी और उस पर जरूर जो है वो आगे चलेगी। बहरहाल अभी यही मैकेनिज्म पार्टी ने सोचा है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, और इसी से हम उम्मीद लगाए रखें कि ये अपने हलकों में जाके ये मसाइल को हल करेगी। इस तो कमेटी अभी को हेड कौन कर रहा है? इसाक डार साहब जो हैं, जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, वो बाकी हर डिस्ट्रिक्ट का अपना हेड है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी एक टीम है, डिवीजन की, हर डिवीजन की। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, विल बी बैक शॉर्टली। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और फाइनल सवाल है मेरा, मैं पीपल्स पार्टी से शुरू करना चाहूंगी। ज्ञानचंद साहब, मुझे लगा कि आप ब्रेक में कहीं निकल लिए हैं, मैंने तो आपको बताना था असल में कि ब्रेन वॉश इमरान खान साहब कैसे हो रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता वो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रेन वॉश का, तो मैं आपको जरा फैक्ट चेक दे दूं। आप भी शायद नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपकी पार्टी आजकल नाराज है। मुझे कल ही अभी एक मैसेज आया है कि कुछ आप लोग खुश नहीं हैं, मैं जिस तरह से आपकी तकरीरों का पोस्टमार्टम कर रही हूँ और आप लोगों को सच बता रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी जब समझ आएगी आप भी ठीक हो जाएंगे, नाराजगी बरकरार रखिएगा। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो बिलावल ने तरीका पकड़ा है ना और पीपल्स पार्टी ने तरीका पकड़ा है PTI वालों को हाईजैक करने का और PTI वालों से मदद मांगने का, वो डायरेक्टली आप लोग को कह रहे हैं कि मेरे से मदद ना मांगो, बिलावल उनसे मदद मांगे जिनसे मिलकर 16 माह की हुकूमत की है। अब मुझे बताएं, हूं ना राम जे, हमारे इधर पंजाब में कहते हैं
कि अब आपको आराम और तसल्ली है? यही सुनना चाहते थे, यही इसीलिए बिलावल जगह जगह करिया करिया कूचा कूचा जाके कह रहे थे पीटीआई वालों, नून लीग को ना जिताना, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई हमारे से कोई उम्मीद ना रखना, चिट्टा कोड़ा इनकार। वो बेचारा इमरान खान किसी की क्या मदद करेगा, ना ही उसको उसका मेरा ख्याल है ज़हनी तवाज़ुन वो उस तक रहा है। उसने तो अपनी ये बातें करते करते खुद तो डूबा, लेकिन अपनी पार्टी को भी ले डूबा है। उसकी कोई बात नहीं है। बिलावल सिर्फ और सिर्फ अवाम की तरफ देखता है, लोगों को समझा रहा है कि आओ आओ पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जो पाकिस्तान को एक खुशहाल मुस्तकबिल दे सकती है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो दुनिया में पाकिस्तान का रुतबा जो है वो शानदार जिस तरह का है वहां पे पहुंचा सकती है। तो बिलावल भुट्टो तो किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई के खिलाफ लड़ने लगा हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं मुल्क के जो इश्यूज हैं, दहशतगर्दी है, उसके खिलाफ मैं जंग कर रहा हूं। मैं मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैं मैदान पे हूँ। उसके लिए उसके माँ ने भी शहादत पाई, उसके नाना ने भी शहादत ली। वो भी कहता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगा कर भी इस मुल्क को मैं आगे लेके जाऊंगा। तो बिलावल को किसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उसने पहले भी पाकिस्तान के लिए काम किया है, उसकी पूरी फैमिली ने किया है। अब भी वो इन चैलेंजेस में कह रहा है कि भाई आओ पीपल्स पार्टी का साथ दो। और पंजाब के लोगों को आप देख रहे हैं, जब उनको थोड़ी सी स्पेस मिली है तो लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ये वही लोग हैं, कोई नए लोग नहीं है जो पीपल्स पार्टी के थे। ये जो भुट्टो के फॉलोअर थे, जो बेनजीर भुट्टो के फॉलोअर्स थे, वो आज फॉलोअर बन चुके हैं बिलावल भुट्टो के। तो लोगों को अब समझ आ चुकी है कि ये ना शेर वाले, ना वो बैट वाले, ना ये जो अमृतों के पले हुए हैं। आपको लग रहा है कि लोगों को समझ आ गई है? आप ये तो मानते हैं ना, जिनको अभी आप थोड़ी देर पहले जिन खान साहब को आप फितना कह करके मुखातिब कर रहे थे, आप तो ये जानते हैं ना कि इमरान खान साहब अपने फॉलोवर्स को जितने भी हैं चाहे उनको वो कुछ भी कह ले वो मान जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा किसी सूरत भी बिलावल की मदद नहीं करनी है। तो या तो आप ये मान जाएं कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान की बात नहीं मानते, और अगर आप ये मानते हैं कि इमरान खान की फॉलोइंग एक कल्ट फॉलोइंग है और वो जो इमरान खान साहब कहते हैं उनकी बात पे मनोअन अमल करते हैं, तो फिर ना है ये सर, ना है, नो कैपिटल लेटर। इमरान खान की जो बात मानते हैं वो घाटे में है, ये तो आप भी मान लेंगी ना। वो मुल्क के मफादात में नहीं सोच रहे हैं। इमरान खान की जो बात मानते हैं वो GHQ पे चले जाते हैं, फिर इमरान खान कहता है कि मेरा तो उनसे ताल्लुक ही नहीं है। तो इमरान खान की बात में कौन जाएगा? अगर कुछ लोग हैं गुमराह, कुछ लोग हैं, तो उनकी बात तो हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग जो गुमराह नहीं है, गुमराह हुए थे लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान को आगे कौन ले जा सकता है, उनका लीडर, अच्छा लीडर कौन बन सकता है, इस कौम की नुमाइंदगी कौन कर सकता है, वो बिलावल के अलावा आपको कोई नजर आता है क्या? इस मुल्क के नौजवानों को बिलावल के अलावा नजर नहीं आ रहा है कि कोई इस मुल्क के नौजवानों को लीड कर सके, इन मुल्क के नौजवानों को के मसाइल को हल कर सके, इन लोगों को नई टेक्नोलॉजीज दे सके और मौजूदा जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे ले जा सके। सर्वेस तो ये कह रहे हैं कि जो यूथ है वो ज्यादा इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ है, पीपल्स पार्टी और बिलावल का नंबर तीसरा आता है। आज ही आप आईकोर का जो सर्वे है ना वो निकाल लें, आप वो देख मैडम। सबसे बड़ा सर्वे 8 फरवरी को होने जा रहा है जो प्रैक्टिकल है। चले वो तो देख ही लेंगे। ये तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ना, सर्वे भी 8 फरवरी को भी देख लेंगे। 8 फरवरी कौन सी दूर है, 13-14 दिन रह गए। 8 फरवरी को जो सर्वे होगा वो हम मानेंगे, बाकी ये जाली सर्वे हम नहीं मानते हैं। बिलावल गिरोह कर रहा है। सर 8 फरवरी को मान लेंगे कि धांधली की बात करेंगे? मान लेंगे ना। देखे ना, अगर धांधली हुई तो धांधली की बात करेंगे, नहीं हुई तो मान लेंगे। हमने तो धांधली ज़दा इलेक्शंस को भी माना है। हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भी बुरी जमहूरियत हो उसको हम मानेंगे, हम पार्लियामेंट को पीठ नहीं दिखाएंगे। हमने पहले मियां नवाज शरीफ को बाइकआउट से रोका था, फिर इमरान खान के इस्तीफा दिए हुए इस्तीफाओं को वापस असेंबली में लेके आए थे। इस दफा अगर हमारी मानते तो आज अपोजिशन में होते, ना मुल्क इतने बहरान में होता, ना इमरान खान इतनी तकलीफ में होते। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट। पार्टी को फॉलो करो, पीपल्स
पार्टी सबके भला का सोचती सर है। हम कर रहे हैं फॉलो, जलसा ब जलसा फॉलो कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। नून लीग को भी फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए सब नाराज हैं, सब ज्ञानचंद साहब आप भी नाराज हैं, नून लीग भी नाराज नहीं, है, क्योंकि हम फॉलो कर रहे follow कर रही हैं, है तो आपकी धीरे बातों पूछो को कर लो, फॉलो कर आपके रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। कर रहे हैं सर, फॉलो कर रहे हैं। अभी आज आपने जबरदस्त। इब्तिदाइया भी नहीं सुना है, मुझे अभी खुशी मैंने है आज आप भी भी खूब जियो उनको भुट्टो में फॉलो शामिल किया। होगी। बिल्कुल जी, कल भी फॉलो करूंगी। अभी के लिए इतना ही, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।